This is an ABP Life podcast. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेडीज फर्स्ट। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां पर हम बात करते हैं 21st सेंचुरी की महिलाओं से जिन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई है सोसाइटी में। और ऐसी एक महिला जो आज हमारे साथ है वो है डॉक्टर पूनम यादव। पूनम यादव जी बहुत कुछ करते हैं। वो एक कवित्री हैं, वो पीएचडी है संस्कृत में और वो लेक्चरर भी हैं। और पूनम जी आज हमारे साथ हैं लेडीज़ फर्स्ट पर। तो हेलो मैम, वेलकम टू लेडीज़ फर्स्ट। थैंक यू निहारिका। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। जी मैं भी। तो सबसे पहले तो पूनम जी बताइए क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है आपके साथ, क्या सब कुछ चल रहा है? अभी फ़िलहाल तो बस कुछ नहीं, वही अपना लिखना पढ़ना, अपनी नौकरी, और कुछ हाल ही में संस्कृत के लिए भी कार्य करने का मौका मिला है मुझे। अच्छा। एक हमारा जो डिपार्टमेंटल सीपीडी प्रोग्राम चल रहा है तो उसी में व्यस्तता है। तो क्या उसमें बात से है। फिर जो भी समय मिलता है तो वो समय फिर अपने पैशन के लिए। पैशन के लिए डालती हूँ, बिल्कुल। एक तो अपना पैशन फॉलो करना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग नहीं कर पाते, नौकरी और घर और इन सब चीज़ों के बीच में फंस जाते हैं, पर आपने वो अपना पैशन अपने लिए रखा, अपने लिए फॉलो किया, यही बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत से बताइए कि पोइट्री में, कविताएं लिखने में कैसे आपका इंटरेस्ट आया और कैसे आपने उसको ग्रो किया? अच्छा निहारिका, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो टीचिंग डिपार्टमेंट में हैं। अच्छा। अध्यापन का उनका पेशा रहा, तो शुरू से ही हमारे घर में लिखने पढ़ने का वातावरण था। तो जब मैं छोटी थी तो एक मैगजीन आती थी राजस्थान पत्रिका। अच्छा। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो उस मैगजीन में राजस्थान पत्रिका जो था, अखबार था, उसमें एक कॉलम होता था कविताओं का और गज़लों का। अच्छा। तो मैं उसको हमेशा पढ़ती थी और उसमें से उर्दू के जो भी शब्द होते थे तो मैं उनको एक डायरी में लिखती थी। अच्छा। तो वो तब से ही शौक पैदा हुआ। तो आप जिस चीज़ को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप में वो सलाहियत आ जाती है कि आप अगर एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपके पास भावनाएं हैं और आपके पास शब्द भंडार भी है, तो आप एक समय पर आकर के अपनी भावनाओं को जुबान देना सीख जाते हैं। तो इस तरीके से वो पढ़ते पढ़ते फिर लिखने का भी जो है वो अंकुर कहीं ना कहीं पैदा हो गया था। और आपने अपनी पहली कविता लिखी कब थी? जब मैं छोटी थी, 8th या 9th में थी, तब तक अच्छा। मैंने अपनी एक डायरी भर दी थी कविताएं लिख लिख के। वो टूटी फूटी होती थी, अतुकांत कविताएं होती थी, उतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन हाँ लिखने का कहीं ना कहीं तभी आरंभ हो गया था। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी मम्मी ने बाद में वो डायरी जो है उन्हें पता भी नहीं था, तो वो रद्दी में निकल गई वो डायरी। अरे बाप रे, ये हर इंडियन घर में ये होता ही है, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी रद्दी में चली जाती जी है। जी जी। बिल्कुल। तो ये बताइए कि जब मतलब एक आर्टिस्ट जो होता है, जैसा कि हम बात पहले भी कर रहे थे, ये हमारे पॉडकास्ट से पहले मैंने बात हो रही थी, एक आर्टिस्ट के लिए अपने आर्ट को परस्यू करना, उसे आगे लेके जाना बहुत बार आसान नहीं होता। बहुत स्ट्रगल्स होती हैं क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये करियर नहीं होता, पोइट्री में कौन सा करियर है, लिखने में कौन सा करियर है। लोगों को वही दिमाग में होता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, यही सब चीज़ें बन जाएं। तो आपने जब सोचा कि आप अपना पैशन फॉलो करना चाहती हैं तो आपने वो कैसे किया और किस तरह आपको कोई प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या हुआ? देखिए, कैरियर के रूप में तो मैंने कभी लेखन को सोचा नहीं था। ये जस्ट मेरे को शौक था पढ़ने का, बहुत पढ़ने का शौक था। पढ़ते पढ़ते लिखने का शौक पैदा हो गया और उसके साथ ही फिर आप वही है कि शुरू में टूटा फूटा लिखते हैं, फिर और उसमें सुधार होता है आपको, फिर बाद में मार्गदर्शन भी मिलता है अपने से बड़ों का, कहीं ना कहीं तो आप सीखते हैं। तो इस तरीके से आपकी यात्रा चलती है लिखने की और सीखने की सारी। लेकिन अगर एक करियर के रूप में हम लेखन का देखें तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप अपना 100% देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आप उससे आपको भविष्य में कुछ प्राप्त ना हो। कुछ ना तो कुछ लेखन के क्षेत्र में भी इतनी अधिक संभावनाएं हैं। आप आजकल तो इवेंट्स होते हैं इतने बड़े बड़े, उनमें अच्छा खासा पेमेंट होता है, इतना मान सम्मान भी प्राप्त होता है। और आप और भी ज़्यादा जाएं तो मूवीज़ वगैरह की स्क्रिप्ट लिखना, सीरियल्स की स्क्रिप्ट लिखना, आप में टैलेंट होना चाहिए। अगर आप में टैलेंट है तो एक टाइम पे आपका काम बोलता है और आप उस काम को लेके डेडिकेटेड हैं तो उस काम से फिर आपका अपना जीवन और भविष्य दोनों ही संवर जाते हैं एक समय आने पे। जी बिल्कुल। आपने पीएचडी भी करी हुई है संस्कृत में। जी जी जी। तो वो जर्नी कैसी थी और संस्कृत में पीएचडी कैसे की? संस्कृत में क्या है कि जैसे राजस्थान से हूँ, मैंने आपसे बताया,
तो वहाँ पे अधिकतम विद्यार्थी जो होते हैं उनके पास संस्कृत ही होती है। अच्छा। यहाँ पे आप DSSSB में भी देखेंगे कि संस्कृत के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको अध्यापन के क्षेत्र में। तो मेरे पापा जो थे वो मेरे को पढ़ाते थे संस्कृत जो है वो, तो शुरू से ही एक घर में वातावरण भी था और रुझान भी था संस्कृत के लिए। तो जब छोटे थे तो ऐसे विषय इसको पढ़ा, और जब बड़े हुए तो धीरे धीरे इस भाषा के महत्व का पता चला कि इस भाषा में हमारा जितना साहित्य है, जो वैदिक साहित्य हो गया, पौराणिक हो गया, हमारे रामायण महाभारत हो गए, जो लौकिक काव्य हैं वो सारे के सारे इसी भाषा में है। हमारी पूरी धरोहर है और हमारी संस्कृति जो है वो इस भाषा से जुड़ी हुई है। तो संस्कृत का महत्व आज सारी दुनिया जानती है, कितने सारे शोध कार्य हो रहे हैं। तो एक समय पे इस भाषा के महत्व का पता चला। तो फिर मैंने बाद में जो है उत्तर नैषधीय चरितम एक ग्रंथ है, इसके ऊपर ही फिर मैंने PhD की संस्कृत से ही। और बीच में थोड़ा सा व्यस्तताएं दूसरी तरह की थी कि एक नौकरी थी, तो उसमें ठीक है एक विषय के रूप में मैंने संस्कृत को पढ़ाया। लेकिन अब कुछ अंतराल के बाद फिर से मेरे मन में संस्कृत के लिए बहुत अधिक अनुराग भी पैदा हुआ, और मुझे लगा कि जो चीजें, कुछ चीजें होने का देखिए एक सही समय होता है आपके जीवन में, जिस समय जो चीज होनी होती है तभी होती है। तो अभी जो समाज में जो हम विचलन की व्यवस्था देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप भी देखते होंगे कि कुछ चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, और कुछ बदलाव अच्छे हैं और कुछ बदलाव अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल। अब जो बदलाव अच्छे नहीं है उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें इस भाषा से दोबारा कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो साहित्य है, इसमें जो मोरल एजुकेशन आपको मिलेगी और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करके बहुत ही सरल तरीके से सबके सामने लाने की ज़रूरत है। हाँ। तो अभी फिर से मैं इस भाषा के साथ ही जुड़ के और अपने कार्य को जो है आगे बढ़ा रही हूँ। तो अब देखते हैं कि इसका परिणाम क्या रहता है। मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल। तो जैसे हमने शुरू में भी बात की कि आप कविताएं लिखती हैं, आप कवित्री हैं, तो अपनी कोई भी एक कविता की कुछ लाइनें अगर आप हमें सुनाना चाहें। मैं एक कविता मैंने लिखी थी, नज़्म कहेंगे उसको। तो अब वो लोगों को बहुत पसंद आई, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। मैंने किसी एक संदर्भ में उस नज़्म को कहा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसके जितने भी प्रतीक थे उन सब प्रतीकों से पढ़ने वालों ने उसके अलग अलग अर्थ निकाले। और उस पे बड़ी व्यापक चर्चा भी हुई। बहुतों ने बोला कि आप इसको जो है रिकॉर्ड करके YouTube पे भी डालें, बहुत पसंद आई। तो जो पढ़ने वालों को पसंद आए वही चीज़ फिर हमें भी पसंद आ जाती है। तो उसी कविता को, उसी नज़्म को जो है मैं यहाँ ABP के थ्रू जो है सब तक पहुँचाना चाहूँगी। अमरबेल ने बड़े चाव से बड़े पेड़ को गले लगाया। अमरबेल ने बड़े चाव से बड़े पेड़ को गले लगाया, गले लगाकर बढ़ते बढ़ते फैल गई वो सकल वृक्ष पर। पेड़ बेचारा था मतिमारा, उसे बेल से प्रेम बहुत था। इसी प्रेम में अंधे उसको बेल के सब बंधन भाते थे, दोनों इस पर इतराते थे। बेल मगर बढ़ने की सीमा से बिल्कुल ही अनजानी थी, मन का फेर रही थी, पात पात को घेर रही थी। ऐसी छाई पेड़ कहीं दिखता तक ना था, क्या खुद पर उसका हक ना था। यही समय था पेड़ जरा सा अगर बेल को समझा लेता, यही समय था पेड़ जरा सा अगर बेल को समझा लेता, जीवन की खुशियाँ पा लेता। लेकिन भाई चूक गया वो, देखत देखत सूख गया वो। धीरे धीरे हरे झाग से पत्ते पीले पड़ गए सारे, बिना हवा के बिना धूप के बदल रहे थे सभी नज़ारे। बेल मगर ये तक ना जानी अंतर मन को छील रही थी, उसका होना लील रही थी। पेड़ शीघ्र मरने वाला था, जीवन धन हरने वाला था। हाय पराए घावों को अपनी रग से सीने वालों का, ऐसा दुखद अंत होता है बंधन में जीने वालों का। ऐसा दुखद अंत होता है बंधन में जीने वालों का। तो ये नज़्म मुझे भी पसंद है और पढ़ने वालों को भी बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद आई। धन्यवाद। बहुत ही प्यारी नज़्म है। तो ये जब आपने लिखी थी तो आपके दिमाग में क्या थॉट था इसको लेकर?
मेरे मन में देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो बाद में हालांकि लोगों ने इसको अपनी संस्कृति से जोड़ा, राजनीति से जोड़ा, बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में, लेकिन लिखते टाइम जो है, जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जिनको हम बोलेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं, कि जिनमें किसी को पता ही नहीं होता कि किस व्यक्ति पे कोई अगर हमारे साथ है तो हमें उस पर कितना अधिकार जमाना है, कितनी उसको स्वतंत्रता देनी है, उनको पता ही नहीं होता। वो बस बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। उसमें आपके साथ जो व्यक्ति है उसके ऊपर इन चीज़ों का कैसा असर पड़ रहा है उसको वो समझ ही नहीं पाते कभी भी। बिल्कुल। तो मेरे मन में ये चीज़ थी लिखते समय। बहुत ही प्यारा थॉट था। और वही है कि ये चीज़ें चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए हमेशा रहती ही हैं। आज भी सोशल मीडिया पे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में इतनी बात होती है, आज से कई साल पहले भी होती थी और उससे पहले भी रहती थी। तो ये आपकी पोइट्री जो है, आपकी कविता जो है, वो हमेशा रेलिवेंट इसी वजह से रहेगी। ऑल्दो मैं तो यही चाहूँगी कि हमारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स खत्म हो जाए, पर कहीं किसी ना किसी तरह वो चीज़ आ ही जाती है शायद। जी, आपने कई सारे मुशायरों में भी कविताएं सुनाई हुई हैं, दूरदर्शन पर भी आपने कई सारे टीवी शोज़ के टाइम के साथ कविताएं सुनाई हुई है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा लगता है जब आप अपने जैसे और इतनी सारी कवित्रियों से मिलती हैं, कवियों से मिलती हैं, उनके साथ बैठ के कुछ मुशायरे करना, कविताएं सुनाना, कैसा लगता है? निहारिका जी, देखिए, मैं इसमें जो है बता दूं कि मेरा जैसे परिवेश जो है रूरल रहा है। अब वहाँ उस क्षेत्र से आप उठ के और अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके और आप दिल्ली जैसे शहर में एस्टैब्लिश हुए हैं और वहाँ पे आपने अपनी जर्नी बड़ी ईमानदारी के साथ की है। मैं आज ये बात आपके पॉडकास्ट के थ्रू कह सकती हूँ कि मैंने अपना जो काम है वो हमेशा बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े सही तरीके से किया है। मैंने कभी इसमें ये नहीं कि भाई कुछ मैनिपुलेशन या किसी तरह का कोई गलत जो है उस तरीके से। तो एक वक्त पे आके आपका काम बोलता है। बिल्कुल। बस मेरा पढ़ना लिखना सब जारी रहा बड़ी गंभीरता के साथ और अपने आप ही कहाँ से रेफरेंसेस गए मुझे खुद नहीं पता। जब बुलावा आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा, आज इतने बड़े इवेंट के लिए अभी यहाँ से बुलावा आया, अभी यहाँ से, तो मुझे आश्चर्य भी होता था और बड़ी खुशी भी होती थी कि भाई मैं तो अपने आप को उतना ज़्यादा नहीं मान के चल रही, मैं तो बहुत साधारण तरीके से बस केवल अपनी रचनाएं लिखती हूँ, लिख करके उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती हूँ। तो वहाँ से ही कैसे किस तरीके से रेफरेंसेस गए और वो सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो वहाँ जा कर के वहाँ से अपनी बात कहने का अगर मौका मिलता है तो खुशी भी होती है और गर्व भी होता है। बिल्कुल, और बनता भी है गर्व होना। और सोशल मीडिया के ज़माने में मेरे ख्याल से ये चीज़ थोड़ी आसान भी हो गई है कि अपना पैशन फॉलो करने का एक तरीका और लोगों तक पहुंचाने का तरीका आसान हो गया है। बिल्कुल। आपको कैसा लगता है सोशल मीडिया पे अपना वीडियो बना के डालने में? देखिए, मुझे खुशी होती है। कोई भी चीज़ अगर लिख रही हूँ तो मुझे पता है कि अगर कोई राइटर है तो उसको संबंधों से या समाज से जो कुछ भी मिल रहा है वो वही चीज़ अपनी रचनाओं के माध्यम से वापस लौटाता है ना। तो अब कोई चीज़ मेरे साथ हो रही है तो वो समाज में बाकी जगह बाकी लोगों के साथ भी हो रही होगी, है ना। तो अगर मैं उस चीज़ को एक रचना में ढाल करके और वापस पहुंचा रही तो उससे कितने लोग कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग किसी रचना को पढ़ करके कमेंट करते हैं कि ये तो आपने मेरी ही व्यथा लिख दी, मुझे लगता है कि ये तो मेरी ही पीड़ा है, ये तो मेरी ही बात है। तो एक साधारणीकरण होता है हमारी पीड़ा का भी कि जैसे हमारे दुख वैसे इनके दुख। तो अपनी बात कहना सोशल मीडिया के थ्रू और लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं तो एक खुशी भी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे दूसरों को मोटिवेशन मिलता है तो फिर उसमें भी अच्छा लगता है कि चलो हमारी किसी पंक्ति से या किसी रचना से किसी को प्रसन्नता हुई या कोई मोटिवेशन मिला, तो इससे अधिक फिर हम लोगों को क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और किसी आर्टिस्ट के लिए यही बात सबसे बड़ी है कि किसी को प्रेरणा मिले उनके काम से, उनके आर्ट से, उससे बेटर तो कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल। तो पूनम जी, ये बताइए कि आप अपना एक फुल करियर रन करती हैं, आप अपना पैशन फॉलो कर रही हैं, घर भी है। हम कितना भी कह लें कि एक समाज में इक्वालिटी आ चुकी है और सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं एक प्रेशर घर पे काम करने का, सब कुछ करने का और बाहर काम करने का, सब कुछ ही एक साथ महिलाओं के जिम्मे होता ही है। तो आप कैसे अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करती हैं और कैसे आप सब कुछ कर पाती हैं? अब देखिए, अब पैशन है तो आपका पैशन है और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, है ना। तो अब नौकरी है तो नौकरी अधिकतम लोग करते हैं, परिवार
सबका होता है, तो वो सारी चीज़ें। उसके अलावा पैशन अगर कोई है तो लिखने पढ़ने का, तो आप अपना समय जो है कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अनावश्यक हम कर रहे होते हैं हमारे जीवन में, फिजूल में कहीं इधर उधर जाना, पार्टीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मैं मतलब मुझे बस जो भी कि भाई अपना काम किया, आके अपना घर देखा, और फिर जो भी समय बचा तो फिर अपने कमरे में बैठ के किताबें लेके पढ़ने बैठ गए या लिखने बैठ गए। मुझे इसी काम में सुकून मिलता है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा लोगों में जाना उतना पसंद कभी नहीं रहा जी। तो मैं बस अपना बैठ के वो लिखना पढ़ना, फिर सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट कर दिया। तो टाइम मैनेज करना आपके हाथ में होता है। सबके पास वही 24 घंटे होते हैं। अब उस 24 घंटे में से कौन किस चीज़ को कितना समय दे रहा है, वो उसकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। तो मेरे लिए पैशन महत्वपूर्ण है, तो मैं इसके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वक्त चुरा लेती हूँ अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसे कवि या कोई ऐसे राइटर जो आपको बहुत पसंद हो, जिनकी किताबें आप पढ़ती हो, जिनकी पोइट्री आप पढ़ती हो? अच्छा, हिंदी में तो जैसे महादेवी वर्मा जी हो गई या निराला जी हो गए, है ना, तो इनकी रचनाएं जो है वो, और उर्दू गज़ल में तो दुष्यंत साहब है उनका, या फिर शकीब जलाली पाकिस्तान से हुए हैं उनका, और बहुत सारी समकालीन जैसे रचनाएं आती रहती हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को कहूँ कि भाई इनकी रचनाएं पढ़ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब बस एक प्रोसेस होता है सीखने का कि आप कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो बातें समझ में आता है। बातें असल में संसार में सारी चीजें वो सुख दुख प्रेम घृणा क्रोध जितनी भी भावनाएं वो सारी वही रही है हमेशा से, बस लोगों का कहने का तरीका अलग अलग रहा है ना। तो किसने किस बात को कितने खूबसूरत तरीके से कहा है, तो वो जितना भी हम पढ़ लें उतना ही कम पड़ता है। तो उसमें कुछ गिने चुने नाम अगर मैं गिनाऊं तो फिर ये हो जाएगा कि बाकी जो रह गए उनके साथ नाइंसाफी वाली बात हो जाती है। महादेवी वर्मा जी की तो मुझे भी एक कविता याद है। मैं बचपन में स्कूल में थी जब, तो मेरे ख्याल से गिलहरियों पे उन्होंने एक बड़ी फेमस कविता लिखी थी, मुझे नाम नहीं याद, माफ़ कीजिएगा, बट मुझे ये याद है कि मैंने वो पूरी कविता पढ़ी है, एग्ज़ाम वगैरह भी दिया है, पर मुझे बड़ी पसंद आई थी वो। पता नहीं कविता थी या कहानी थी, शायद इन दोनों में से कोई एक चीज़ थी, पर उनकी कविता तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये बताइए पूनम जी, जैसे अभी तक का आपका एक्सपीरियंस एज अ पोएट कैसा रहा है? एज ए पोएट मैं अभी देखिए, मैं तो अभी भी अपने आप को सीखने वाले क्रम में ही मानती हूँ। कोई मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बहुत एस्टेब्लिश हूँ इस फील्ड में। तो बस ये है कि मुझे लिखना पसंद रहा हमेशा, पढ़ना पसंद रहा, उसमें जो जो चीज़ें होती गई वो अपने आप होती गई। मुझे लगता है मेरा उनमें कोई योगदान नहीं है, मैंने बस अपने काम पे फोकस किया, ईमानदारी से अपना काम किया, हमेशा बेहतरीन करने की कोशिश की, और उसी क्रम में जो भी जुड़े सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो और सबका मेरे लिए तो एक सकारात्मक और बड़ा स्नेह भरा रवैया रहा। तो ये कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा ही मानती हूँ मैं अपने ऊपर, कि बड़ा ऐसा लगता है ना कि जैसे आपका रास्ता किसी ने आगे आगे बना दिया हो, उस तरीके से कि आप अपना काम कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से, बहुत साफ सुथरे अच्छे तरीके से, और चीज़ें आपके लिए अपने आप ही आगे से आगे होती जा रही है। तो ये सारा अच्छा रहा। मेरी अपनी मेहनत के अलावा, बाकी सबके स्नेह और सहयोग के अलावा परमात्मा की बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर। जी। तो ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आप राजस्थान से हैं, अब आप दिल्ली में रहती हैं, तो राजस्थान से ये दिल्ली आने का जो सफ़र था, क्या आपको डिफरेंस लगा? क्या आपने कैसे आपने सेटल किया अपने आप को? कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अलग जैसा तो मेरे को नहीं लगा, क्योंकि देखिए इंसान तो सब जगह आपको पता है एक जैसे ही होते हैं, है ना। तो लेकिन ये है कि अब क्षेत्र विशेष का बहुत फर्क पड़ता है। अब आप वहाँ पे एक ग्रामीण परिवेश से उठ के आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप में एक अलग तरीके की सरलता और मृदुता होती है। फिर धीरे धीरे आप मान लीजिए स्थान परिवर्तित होता है, तो यहाँ पे भी लेकिन मेरे को कोई बहुत फर्क नज़र नहीं आया। मुझे सौभाग्यवश जिंदगी में लोग हमेशा बहुत अच्छे मिले निहारिका, तो सबका हमेशा सहयोग और स्नेह ही मिला, मुझे बहुत सम्मान भी मिला। तो मुझे कोई ऐसी मुश्किल अब तक कि मैं अगर अपनी यात्रा को याद करूं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं मेरे लिए किसी तरह की कोई समस्या या कोई दिक्कत किसी भी रूप में हुई हो। तो बस हाँ, ये है कि यहाँ पे अवसर अधिक मिले, वहाँ पे उतना ग्रो करने के चांसेस नहीं होते। यहाँ जाहिर सी बात है कि दिल्ली जैसा शहर है, तो यहाँ पे अवसरों की अधिकता है कि आप मेहनती हैं और आप में काबिलियत है, तो दिल्ली किसी को निराश नहीं करती।
जी, ये बात तो सही है जी। और जैसे दिल्ली मशहूर है अपने खाने के लिए, जी, जी, तो लेकिन राजस्थान का भी खाना बहुत माना जाता है, जी, तो जी, जी। आपने तो दोनों जगह का पूरा एक्सपीरियंस जी, करा है, जी, तो जी। आपको ज़्यादा कहाँ का पसंद है? मुझे देखिए, जो अब राजस्थान का भोजन है उसकी अपनी विशेषता है। आप गांव में जैसे दूध, दही, मक्खन और सारी चीजें और बिल्कुल। इतना बाजरे की रोटी और वो सब हाँ। जो है वो, और लेकिन अब तो जो है दिल्ली में भी वो सारी चीजें मिलती हैं, बिल्कुल, हाँ प्राप्त हो बिल्कुल। जाती हैं, तो इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं रहता कि वहाँ के खाने को मिस कर रहे हैं या बहुत सारा। लेकिन हाँ, ग्रामीण परिवेश का अपना एक आनंद होता है, तो मन करता है कि जब भी समय मिले तो छुट्टियां हैं तो कि चलो जी वहाँ पे हो आते हैं। तो आते हैं। तो हाँ, तो वो अब चीज़ें। कैसा लगता है जब आप कभी जाती हैं वहाँ पर, डिफरेंस तो फील होता होगा कुछ? हाँ, पहले उतना नहीं लगता था। जैसे शुरू में यहाँ दिल्ली आए और जब जाते थे तो वही भागम भाग वाला रहता था, उतना नहीं। बट अब थोड़े से बड़े हो गए तो एक मैच्योरिटी एक अलग आती है। तो अब जो है बाहर की बजाय अंदर की यात्रा शुरू हो चुकी है। तो अब वहाँ पे जब मैं जाके बैठती हूँ तो मैं बड़े सुकून के साथ बैठी हूँ। जैसे नीचे भी बैठी हूँ तो मैं खेतों को देख रही हूँ, ऊपर आसमान को देख रही हूँ, पंछी चहचहा रही हैं, बड़ा बहुत ही प्राकृतिक और खूबसूरत वातावरण है। तो मैं वहाँ की ऊर्जा के साथ एक तरीके से कनेक्शन सा महसूस होता है। तो अब ज़्यादा आनंद आता है वहाँ पे जाके। बिल्कुल। एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे पूनम जी, फेमिनिज्म, नारीवाद जी, जी, जी। जो है आजकल बहुत इसके बारे में बात हो रही है। बहुत लोग इसे पॉजिटिव मानते हैं, बहुत लोग इसे नेगेटिव भी मानते हैं। तो आपका एज अ वुमन, एज अ महिला, क्या थॉट है नारीवाद को लेकर, फेमिनिज्म को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर फेमिनिज्म जैसी कोई बात चली है, नारीवाद का मुद्दा उठा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो रही होगी। बिल्कुल। बिना किसी कारण के तो कोई कार्य नहीं होता। ये बात महात्मा बुद्ध ने कितने वक्त पहले कह दी थी कि बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। तो अगर फेमिनिज्म शब्द अस्तित्व में आया है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कारण जरूर रहे होंगे, और कारण भी ऐसे जो लगातार रहे होंगे, है ना। तो मैं बड़ी ही विनम्रता से एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर के घर परिवार और इस संसार को चलाते हैं। तो इसमें अलग अलग जैसा कुछ है ही नहीं। बस ये है कि पहले परिस्थितियां अलग थी। पहले महिलाएं केवल जैसे घर को संभाल रही हैं, पुरुष के दायित्व होते थे बाहर के कि भाई आप कमा रहे हैं, तो उस वजह से आपको घर का उतना नहीं देखना पड़ता था, महिला ने घर संभाला। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदली हैं। आजकल महिलाएं भी कमा रही हैं, वो भी कंधे से कंधा मिला करके काम भी कर रही हैं, आपको आर्थिक रूप से सहयोग भी कर रही हैं। तो ऐसे में घर का सारा बोझ अगर उनके ऊपर है या घर के अंदर उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ वाली बात है। बिल्कुल। तो इस चीज का तो निराकरण बड़ी ईमानदारी के साथ कर देना चाहिए। फेमिनिज्म के नाते कोई गलत मुद्दे नहीं उठाए जा रहे, बस ये कि इन चीजों को बड़े ही प्रेम से समझने की जरूरत है। चाहे वो पारिवारिक स्तर पे हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो। कोई भी मांग अगर गलत होती है तो देखिए, गलत मांग तो किसी की भी पूरी नहीं होती, लेकिन अगर लगता है कि कोई मुद्दा सही है और कोई बात अगर सही है तो उस बात का समर्थन भी करना चाहिए। और जैसे परिवर्तन की मांग की जा रही है वैसा परिवर्तन भी प्रेम पूर्वक कर देना चाहिए। अगर प्रेम पूर्वक ना हुआ तो फिर वो दूसरे तरीके से होगा तो जरूर, क्योंकि समाज में बदलाव इतने ज्यादा आने शुरू भी हो गए हैं। बिल्कुल। तो वो प्रेम से ना हुआ तो आंदोलन से होगा। आंदोलन से होगा। परिवार इतने ज्यादा टूट रहे हैं, इतनी सारी चीजें, आप ये माने कि बहुत कितना रेशो बढ़ रहा है कि बाहर से चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, अभी मैं कह रही हूँ, लेकिन घरों के अंदर कुछ और ही सिनेरियो चल रहा है। वो चीज़ें जब ओपनली आने लगेंगी कि हर तीसरा चौथा घर की इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि परिवार टूट रहे हैं, तो तब जाकर पता चलेगा कि कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ है समाज में। तो वैसी नौबत आए उससे पहले ही क्यों ना हम इन चीज़ों को सुधार ले कि वहाँ तक चीज़ें जाए ही ना। तो मैं फिर से बस यही एक बात कह रही हूँ कि यहाँ पे कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, ये चीज़ें प्यार से समझने वाली बात है कि एक आपका साथी है और उसका समान अगर दायित्व है तो समान उसके अधिकार भी होने चाहिए, समान उसका महत्व भी होना चाहिए। इसमें कोई नेगेटिविटी जैसी कोई बात ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। अपनी किसी एक और कविता की कुछ लाइनें अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। अच्छा, मैं अपने गज़ल के 3-4 शेर पढ़ देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये मेरे मिजाज के हिसाब से भी हैं। जी। दुनिया के ताम झाम से आगे निकल चुके, दुनिया के ताम झाम से आगे निकल चुके, हम जिंदगी की शाम से आगे निकल चुके। अब लौटने की खैर कोई वजह भी नहीं, फिर यूं कि राह आम से आगे निकल चुके। कुछ रह गुजर में खाक उड़ाते ही रह गए,
कुछ रह गुजर में खाक उड़ाते ही रह गए, कुछ कब के धूमधाम से आगे निकल चुके। एक वो कि इंतकाम में जलते हैं रात दिन, एक वो कि इंतकाम में जलते हैं रात दिन, एक हम कि एहतराम से आगे निकल चुके, एक हम कि एहतराम से आगे निकल चुके। क्या बात है। आजकल ये जो इतनी बात होती है मूव ऑन करने जी, की, जी, जी। बिल्कुल उस पे आपने मेरे ख्याल से ये लिखा है। मूव ऑन भी बुरा नहीं होता। देखिए कोई चीज आप अपनी तरफ से 100% दें अपना, जहां तक हो सके निभाएं, क्योंकि जी। टूटना कोई अच्छी चीज नहीं होती। बिल्कुल। तो जितना हो सके आप निभाएं, लेकिन जब बात आपके आत्मसम्मान पर आ जाए और बार बार आपका ही आत्मसम्मान आहत हो, आप अंदर से कहीं मरने लग जाएं, तो फिर ऐसे किसी भी संबंध में या ऐसे किसी परिवेश में रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सबको हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है। परमात्मा ने इतना अनमोल हमें जीवन दिया है, तो उसको नकारात्मकता में और दुख में जीना भी कहीं ना कहीं ये जो खूबसूरत जीवन है उसके साथ नाइंसाफी वाली बात हो जाती है। तो अगर बहुत ज़रूरी हो तो फिर प्यार के साथ मूव ऑन करें। जी, बस सब उसके बाद सब सॉर्ट हो उसके जाता बाद है। सब ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आज मेरे साथ आने के लिए पूनम जी। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मुझे आपकी बहुत खुशी हुई। कविताएं निहारिका बहुत जी। सुंदर है। जो Thank you so मैंने much। सुनी आपकी, जो ये अभी गज़ल की कुछ लाइनें सुनी, जी जी जी। सुन के दिल बहुत खुश हुआ और आई एम Thank you। श्योर कि मेरी ऑडियंस को भी वो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Keep listening to Ladies First on ABP Live podcast with me, Niharika Nanda.